नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। तो हम इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में पहला चैप्टर के हम पार्ट 1 देख चुके थे। पार्ट 1 में हम बताए हुए थे आपको कि हम आज पार्ट 2 देखेंगे। क्या देखेंगे? पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में क्या देखेंगे? तो पार्ट 2 में हम आपको बताए हुए थे क्या देखेंगे? तो नेपोलियन के बारे में देखेंगे। नेपोलियन के बारे में आज वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। नेपोलियन के बारे में 3 चीज हमको जानकारी लेना है, तो आप लोग वीडियो में अगर बने रहिएगा तभी समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। चलिए देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आज 3 चीज लेना है। क्या क्या लेना है अभी हम बता देते ताकि आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। पहला लेना है नेपोलियन की मूलभूत जानकारी लेना है, ठीक है। नेपोलियन की मूलभूत जानकारी लेने के बाद जस्ट हम लेंगे कि नेपोलियन ने राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या कैसे योगदान निभाया, किस तरह से योगदान दिया। सबसे में एमवीबीआई क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में आता है, ठीक है। उसको देखेंगे। और तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या देखेंगे? नेपोलियन युग का अंत कैसे हुआ। तो वीडियो में बने रहिए, एकदम गर्दा छूटेगा, ठीक है। तो गर्दा आज छोड़ा देना है इसको इतिहास में, तो आप लोग बने रहिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। जहां पर प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा, हम आपके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम नेपोलियन के बारे में पढ़ते हैं। तो नेपोलियन के बारे में पढ़ने से पहले हम बोले नेपोलियन का मूलभूत जानकारी ले लेते हैं। तो इसके नेपोलियन के बारे में 6-7 टॉपिक लिख लेते हैं। पहले क्या थे, यानी मूलभूत जानकारी लेना है। तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं कि इनका जन्म, क्या लिखेंगे? इनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। दूसरा लिखेंगे यह प्रारंभ से ही मेहनती व्यक्ति, सबको समझेंगे भी, आगे लिख लेते, ठीक है, व्यक्ति थे। तीसरा लिखेंगे इन्होंने अपने मेहनत के बल पे, इन्होंने अपने मेहनत के बल पे, मेहनत के बल पे मात्र 17 वर्ष की उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में सैनिक पद पे आसीन थे। क्या लिखेंगे? सैनिक पद पर आसीन थे। सबको समझेंगे, ठीक है। चलिए अगला लिखेंगे। अगला क्या लिखेंगे? अगला लिखेंगे सबसे पहले इन्होंने डायरेक्टरी की से, इन्होंने 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर फ्रांस के प्रथम कंसल के रूप में, फ्रांस के प्रथम कॉन्सनल के रूप में फ्रांस के सत्ता पर कब्जा कर लिया। बवारे एकदम ध्यान से समझिए, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं, तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ लेते। तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, इनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ यह पूछे तो क्या बताइएगा? कोर्सिका द्वीप में। क्या बताइएगा? कोर्सिका द्वीप में। कहाँ बताइएगा?
कोर्सिका द्वीप में, ठीक है। दूसरा हम लिखे यह प्रारंभ से ही मेहनती थे, बड़ी बचपने से बहुत ज्यादा मेहनत है, मेहनत के बल पर इन्होंने, हम तीसरा ही पॉइंट में लिख दिए कि इन्होंने अपने मेहनत के बल पर मात्र 17 वर्ष की उम्र में सैनिक पद पे आसीन थे फ्रांस के, ठीक है। चौथा लिखा है, चौथा में क्या लिखा है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में जो लुई सोलामा हट गए थे, लुई सोलामा जब उनको फांसी की सजा दे दिया गया था, उसके बाद वहां पे तो जनता लोग अपना डायरेक्टरी की सेवा शासन चला रहे थे, डायरेक्ट शासन चला रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त किया और फ्रांस के प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस के सत्ता पर कब्जा कर लिया। यानी जो शासन सत्ता मतलब क्या होता है, शासन, शासन जो करते थे उन पर उन्होंने क्या किया कि कब्जा कर लिया। यह बात समझ में आया ना, एक बार फिर समझ लीजिए। इन्होंने क्या किया, इनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ। यह प्रारंभ से ही मेहनती थे, यानी बचपन से ही बहुत मेहनती थे। इनके बारे में हम एक किस्सा भी सुनाए हुए, जो पहला वीडियो डाले हुए तो उसमें एक किस्सा भी सुनाए हुए था, अगर आप सुने होंगे तो बहुत मजा आया होगा। चलिए दूसरा लिखिए, यह प्रारंभ से ही मेहनती थे, इन्होंने अपने मेहनत के बल पे 17 वर्ष की उम्र में फ्रांस के सैनिक पद पे आसीन थे। तीसरा लिखा, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1799 में डायरेक्टरी की सेवा समाप्त कर, डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर फ्रांस के प्रथम काउंसलर के रूप में फ्रांस के सत्ता पर कब्जा कर लिया। चलिए अब इसके हम अगला पॉइंट लिखते हैं, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, नोट बाद में कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, या तो वीडियो को रोक के आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, सबको पुनः एक बार और समझेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। पहले अभी पॉइंट लिखते लिखते समझाते भी है, आप लोग सिर्फ वीडियो में बने रहिए, एकदम गर्दा उड़ेगा, आज गर्दे ही उड़ेगा। नेपोलियन के बारे में पूरी तरह से 5 नंबर आज एकदम फिक्स कर देंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया तो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। चलो इसके अगला लिखेंगे, पुनः इन्होंने अपने मेहनत के बल पे 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन गया, ठीक है। चलिए अगला लिख लेते हैं, फिर अगला लिखेंगे 1804 ईस्वी के पूर्व इन्होंने ऑस्ट्रिया को पराजित कर इटली के बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिए थे। अगला लिखेंगे, सम्राट बनने के बाद ब्रिटेन को छोड़कर लगभग पूरे यूरोप पर अपना कब्जा जमा लिए थे। वो अब इसको हम समझ लेते तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, क्या किया इन्होंने, पुनः वो अपने मेहनत के बल पे जब 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी की सेवा समाप्त कर सत्ता पर नेपोलियन अपना कब्जा जमा लिए थे, उसके बाद पुनः वो अपने मेहनत के बल पर क्या किए कि 1804 ईस्वी में फ्रांस का
सम्राट बन गया। क्या बन गया? फ्रांस का सम्राट बन गया, यानी फ्रांस का राजा बन गया। फ्रांस पर उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अगला उन्होंने क्या किया? 1804 ईस्वी के पूर्व उन्होंने ऑस्ट्रिया, जब डायरेक्टरी के समाज समाप्त किए हुए थे ना, उसी समय क्या किया? तो उन्होंने ऑस्ट्रिया को पराजित कर, यानी पराजित मतलब हराकर इटली के बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिए थे। इटली के लगभग पूरे जगह पे अपना क्या किए थे? कब्जा जमा लिए थे। फिर हम अगला लिखे कि सम्राट बनने के बाद ब्रिटेन को छोड़कर लगभग यूरोप के पूरे, यानी संपूर्ण यूरोप पर नेपोलियन कब्जा कर लिए थे। नेपोलियन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके डायरी में इम्पॉसिबल नाम का चीज नहीं था। क्या था? इम्पॉसिबल नाम का चीज नहीं था। वो बोलते थे कि काम है तो हो ही जाएगा। क्या बोलते थे? कि काम है तो हो ही जाएगा। वो अपने कामों को बहुत मेहनत से करते थे, इसीलिए बचपन से वो मेहनती थे। तो अपने मेहनत के पहले क्या किए? डायरेक्टरी की सेवा समाप्त किए। उसके बाद क्या किए? फ्रांस पर कब्जा कर लिया। फ्रांस पर कब्जा करने से पहले क्या किए? तो इटली के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। और जब फ्रांस पे सम्राट बन गया तो उन्होंने क्या किया? पूरे यूरोप को लगभग में पूरे यूरोप पे वो अपना कब्जा जमा लिए थे। पूरे यूरोप को उन्होंने क्या किए थे? एकदम से घेर चुके थे। चलिए अगला आप तो देखिए हम ये समझ गए, एक और पॉइंट है इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद एक प्रश्न जो हम आपको बोले थे कि नेपोलियन ने राष्ट्रवाद में किस तरह से अपना योगदान निभाया, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को रोक रोक के देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सब पॉइंट को उतारिएगा। ठीक है, और उतार कर आज हमें टेलीग्राम पर सेंड भी कीजिएगा ताकि हमको लोग, हाँ कौन कौन बच्चा पढ़ा है, किस तरह से पढ़ा है, जो प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम भी बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए एक अगला पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले इन्होंने कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने फ्रांस के अलग अलग जगह पर अलग अलग कानून प्रचलित थे। नेपोलियन ने सभी तरह के बिखरे कानून को एकत्रित कर एक कोड बनाया जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं। इनमें कुल 5 तरह के कोड बने हुए थे। बवारे ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें से भी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले, तो एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अभी तो कोविड के हाल हो, तो कोविड के हाल में तो स्कूल में परीक्षा न हो, ना तो 3 गो परीक्षा होता है ना, 3 माही, 6 माही, 9 माही, तो उस समय क्वेश्चन पूछ लेता है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन निकालेंगे हम समझाएंगे। देखिए क्या किए, जब फ्रांस में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गए, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बने ना, तो उन्होंने देखा कि जब डायरेक्टरी शासन चल रहा था, तो डायरेक्टरी शासन में क्या हो रहा था कि सभी अपने अपने तरह के कानून बनाए हुए थे। लेकिन एक बात तो याद रखिएगा, जनता लोग क्या किए थे उस समय, बहुत अच्छा अच्छा कार्य भी किए थे। राष्ट्रगान अपना लिए बनाए हुए थे, सब कुछ किए हुए थे, पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे। तो उन्होंने क्या किया, जो फ्रांस में अलग अलग तरह के कानून बने हुए थे ना, तो सब तरह के कानून को नेपोलियन क्या किया, एकत्रित कर लिए। कहा चल ये कानून सब अब नहीं चलेगा। नेपोलियन क्या किया, सभी तरह के बिखरे कानून को एकत्रित करके एक कोड बनाया और उस कोड में
कुल कितने तरह के कोड बने हुए थे? 5 तरह के कोड बने हुए थे, और इसी कोड के अनुसार से नेपोलियन अब वहां पे शासन करना, कानून बनाना चालू कर दिए, क्योंकि यह सब तो अपने हिसाब से चला रहे थे, बिखरे हुए था। तो इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा एक मतलब रिवाइज कर लेते। हाँ वो अरे तू कहा कि सर जी बतैले ना कि इनमें से क्वेश्चन कैसे निकलते। आपसे पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है कि नेपोलियन कौन से कोड बनाए हुए थे, तो नेपोलियन कोड बनाए हुए थे, यह प्रश्न पूछेगा। कहेगा कि फ्रांस में अलग अलग तरह के कानून प्रचलित थे, सभी कानून को एकत्रित करके नेपोलियन कौन सा कोड बनाया, तो आप बताइएगा कौन सा कोड बनाया, तो नेपोलियन ने कोड बनाया है। बहुत फंसाने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको 2 नंबर में, ये अगर आप लिख दीजिएगा, क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में पूरे लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक मतलब पूरा रिवीजन कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हम क्या क्या बताया आपको नेपोलियन के मूलभूत जानकारी के बारे में, और जब है ना अंत बताएंगे ना नेपोलियन का, आप बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट में बताएंगे नेपोलियन युग का अंत कैसे हुआ। और जब नेपोलियन युग का अंत बताएंगे तो सबे कुछ और अच्छा से समझ में आ जाएगा। फिर उसी समय रिवीजन कराएंगे, बस 2 मिनट में रिवीजन कराएंगे, 2 मिनट में। ठीक है, तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट का 15 अगस्त 1769 ईस्वी को जन्म हुआ। वह प्रारंभ से ही मेहनती थे। उन्होंने अपने मेहनत के बल पे क्या कि 17 वर्ष की उम्र में सैनिक पद पे आसीन हो गए। सबसे पहले उन्होंने फ्रांस के डायरेक्टी शासन को समाप्त कर फ्रांस के सत्ता पे कब्जा कर ले, डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर फ्रांस के सत्ता पे कब्जा कर ले। अब पुनः 1804 ईस्वी में उन्होंने फ्रांस का सम्राट बन गया, और जब फ्रांस का सम्राट बने तो उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया को पराजित किया और इटली के बड़े भूभाग पर क्या किया, अपना कब्जा जमा लिया। क्या किया, अपना कब्जा जमा लिया। ओकरा बाद लिखा है सम्राट बनने के बाद, सम्राट जब नेपोलियन बन गए तो अपने मेहनते के बल पे लगभग पूरे यूरोप पर अपना कब्जा जमा लिए। पूरे यूरोप पर लगभग, यूरोप क्या है, यूरोप तो महादेश, बड़े मालूम हो ना, पिछले वीडियो में बता लीजिए क्या कि यूरोप क्या है, तो यूरोप महादेश है बताए हुए। ठीक है, कल्ले के आए के दोनों के वीडियो लगा के राष्ट्रवाद सब कुछ पढ़ाए हुए, सबका नोट बना के आप सेंड कीजिएगा ताकि हमको पता चले हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब तो हम समझ गए, नेपोलियन के मूलभूत जानकारी ले लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे कि नेपोलियन राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में अपना योगदान किस तरह से बनाया या दिया, तो उसको पढ़ेंगे ना, तो वो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बस 5 नंबर के क्वेश्चन। अगर इस क्या कहते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है ना नेपोलियन के बारे में, तो यही क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में कि नेपोलियन ने राष्ट्रवाद की भूमिका में अपना किस तरह से योगदान दिया। अगर आप लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। कभी कभी ये बिहार बोर्ड है 2 नंबर में पूछ लेता है, तो ठीक है 2 नंबर में पूछता है तो उसी तरह से आंसर भी देंगे। 5 नंबर में पूछेगा तो उसको थोड़ा सजा के दे देंगे, और 2 नंबर में पूछेगा तो बस आंसर दे देंगे। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद है ना नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग और पढ़ते रहिए। जब न समझ में आया तो पूछिएगा, ठीक है, न पूछिएगा तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा। बताने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट मिटा दिए ताकि आपको समझ में आएगा सब कुछ अच्छी तरह से। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिख देते। सबसे पहले पूछेगा आपको प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में नेपोलियन किस तरह से अपना योगदान दिया। ये प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या पूछेगा, राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में नेपोलियन अपना योगदान किस तरह से दिया। तो आपको हम अब आंसर बताएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक लिख के बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए एकदम वीडियो में। जो भी अभी समझ में सब कुछ समझाएंगे, नहीं समझ में आएंगे ना तो ये लाइव चैट खुला हुआ है, लाइव चैट में पूछिएगा। वैसे ना सही होगा ना तो हम टेलीग्राम का चलाते हैं, टेलीग्राम पे वॉइस चैट करेंगे, सब कुछ समझा देंगे, ठीक है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। अगला देखिए, इसमें टॉपिक लिखेंगे। ये टॉपिक हम सिर्फ लिखते हैं, हम समझाएंगे कैसे आपको आंसर देना है वो भी हम समझा देंगे। अभी हम टॉपिक बाय टॉपिक लिख देते ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए लिखेंगे क्या, जन्मजात अधिकार, ये आंसर है, ठीक है। जन्मजात अधिकार
सबको समझाएंगे। चलिए अगला लिखेंगे कानून के पक्ष या समक्ष लिख भी सकते हैं। पक्ष, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अगला लिखेंगे सामंती व्यवस्था को अंत कर दिया गया, सामंती व्यवस्था को अंत कर दिया गया, अंत कर दिया, ये वो दिया ऐसे हो तो दिया गया। अगला लिखेंगे यातायात की सुविधा में, यातायात की सुविधा और संचार की सुविधा। अगला लिखेंगे समान शुल्क, ठीक है, समान मापतौल लिख सकते हैं यही में, और समान मापतौल सब समझाएंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, हम जानते हैं। समान मापतौल, ठीक है। एक लास्ट है मुद्रा, एक कर दी गई, मुद्रा एक कर दी गई। बहुआरे आपसे प्रश्न पूछेगा, प्रश्न यही प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में नेपोलियन किस तरह से अपना योगदान दिया। तो देखिए हम लिखेंगे आंसर में, कैसे लिखेंगे, नेपोलियन यानी राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में नेपोलियन निम्नलिखित तरह से योगदान दिया। क्या लिखेंगे, निम्नलिखित तरह से योगदान दिया। ये पहला में लिख देंगे जन्मजात अधिकार, जन्मजात अधिकार हम समझाएंगे। दूसरा लिख देंगे कानून के पक्ष समान का अधिकार, समानता का अधिकार। तीसरा लिखेंगे समानती व्यवस्था को अंत कर दिया गया। चौथा लिखेंगे यातायात की सुविधा और संचार की व्यवस्था। पांचवा में लिखेंगे समान शुल्क और समान मापतौल, और मुद्रा के एक कर देंगे, लास्ट में लिख देंगे। चलिए अब हम समझते, देखिए जन्मजात, जन्मजात, देखिए जन्मजात ऐसे होगा, ठीक है, जन्मजात अधिकार। जन्मजात अधिकार जो मिल रहा था ना सबको, यानी फ्रांस में क्या हो रहा था कि पहले जो व्यक्ति जन्म लेते थे राजा का बेटा राजा बनेगा, उसी तरह से कर रहा था कि अब है ना नेपोलियन इसको खत्म कर दिया। जो जन्मजात अधिकार था उसको खत्म कर दिया, कहा राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। आप इस डायलॉग को सुने होंगे, कहां सुने होंगे, तो ऋतिक रोशन के फिल्म सुपर 30 में सुनेंगे। बुआरे एक वही फिल्म है जो हमारा गर्ली में जब वो फिल्म आया था ना, उसके बाद हम मोबाइल में डाउनलोड किए, अभी तक वही हैबे करे। आज जब भी मन हमारा खराब होता है ना तो वह थोड़ा सा देख लेते, और हमारा वही में एगो हमार पर्सनल आदमी इसलिए देख लेते, पर्सनल आदमी कोने बाद में बताएंगे। तो देखिए जन्मजात अधिकार, तो जन्मजात अधिकार में क्या होता था कि जो जन्म लिया राजा का बेटा राजा बनेगा, ये पहले था। तो इन्होंने नेपोलियन क्या किया कि ना बुआ जन्मजात अधिकार नहीं रहेगा, कि अब जो हकदार होगा वही बनेगा। तीसरा क्या, कानून के पक्ष समानता का अधिकार कर दिया। कानून के पक्ष वहां पे पहले क्या था कि अगर धनिक है ना तो उसको कुछ चीज का नहीं, यानी उसको कानून छोड़ देता था। कानून छोड़ देने का अर्थ है कि जो मान लीजिए पैसा वाला है, यानी रिच फैमिली से उसको छोड़ दिया जाता था, निम्न फैमिली से वो कार्य करवाया जाता था, और सबके लिए कानून वहां पर बराबर नहीं था। तो कहा ना, कानून अगर सबके लिए बराबर न रहेगा तो राष्ट्रवाद की भावना हम कैसे प्रेरित करेंगे, कैसे हम कहेंगे कि हम राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में योगदान दिए। नेपोलियन तो यह चाह रहा था, तो उन्होंने कहा ना अगर यह करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि कानून के पक्ष सबको समान अधिकार दे दे। अब जो गलती करेगा, बड़का गलती करेगा बड़कों को पिटाया लगेगा, छोटका गलती करेगा छोटकों को पिटाया लगेगा, सरकार गलती करेगा सरकारों को पिटाया लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, कानून के पक्ष समानता का अधिकार कर दिया। अगला क्या, समानती व्यवस्था को अंत कर दिया। बुआ समानती व्यवस्था मतलब है किसान सबको पहले क्या किया जाता था, जो जमींदार थे, जमींदार क्या करते थे, 10 कट्ठा मान लीजिए खेत है तो उसको दे देते थे और बोलते थे एक साल में आपको इतना टन उपजा कर देना है, नहीं दीजिएगा तो अब बताइए, किसी साल अगर बारिश न हो, किसी साल अकाले पड़ जाए, धूप के से अकाल पड़ जाए तो कैसे देगा, उस पर जुल्म होता था। तो उन्होंने कहा कि ना ये भी गलत है, अगर ये करेंगे तो राष्ट्रवाद के हम प्रचार प्रसार में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं चलिए ये भी गलत है, तो इसको भी खत्म कर दिया। इसको भी क्या क्या उन्होंने खत्म कर दिया। आप देखिए यहाँ पर आप लोग एग्जाम में इसे न लगाइएगा, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। चलिए अब तीसरा उन्होंने क्या किया, यातायात की सुविधा और संचार की व्यवस्था
में बहुत सुधार किया। यातायात की सुविधा वहां अच्छा तरह से न था, तो उन्होंने क्या किया, सड़क बनाया, क्या कहते हैं, डाकिया उकिया वाले जो पत्र चलता था उस सब में बहुत सुधार किए, ताकि किसी का खबर जल्दी लग सके, और यातायात अच्छा किया ताकि आयात और निर्यात अच्छा से हो सके। और अगला क्या किया, समान शुल्क और समान मापतौल कर दिया, सबके लिए समान शुल्क कर दिया। अगर मान लीजिए कि वहाँ अगर एक साधारण सी भाषा में आपको समझाते हैं, जैसे कुछ फॉर्म निकला नौकरी को, तो नौकरी का फॉर्म लिखा, अगर 500 रुपया सबके लिए है, तो वहां पे था कि हाँ 500 रुपया सबको देना, ऐसा नहीं है कि जो गरीब है उसको कम देना है। अपना में भारत में तो आरक्षण भी मिलता है, वहां वो नियम नहीं लगा, वहां वो नियम लग गया था कि सबको समान देना है। अपना यहाँ था क्या, आरक्षण भी मिल जाता है एक दो, लेकिन वहां नेपोलियन प्रचार प्रसार करना चाहता था, तो सबके लिए बराबर हकदार कर दिया, तो कहा नहीं, सबके लिए समान शुल्क रहेगा, सबके लिए समान मापतौल की भी पूंजी रहेगा। यानी मापतौल में भी पहले वहां घोटाला होता था, किसी को ज्यादा दिया जाता था, किसी को कम दिया जाता था, और इसी तरह से किया जाता था। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं, मापतौल में भी इसको भी खत्म करेंगे, सबके लिए मापतौल बराबर रहेगा। अगला वो उन्होंने सबसे बड़ा ये वो काम किया, वो इसको लास्ट में लिखे लेकिन बहुत समझने योग्य बात है, मुद्रा एक कर दी। पहले क्या था कि फ्रांस में ना अलग अलग जगह पर या पूरे यूरोप में मान लीजिए अलग अलग तरह के मुद्रा चल रहे थे, तो नेपोलियन क्या किया, पूरे यूरोप के मुद्रा को एक कर दिए। आप पूरे फ्रांस की मुद्रा के मान लीजिए, हम यूरोप तो नहीं कह सकते लेकिन फ्रांस तो कह सकते, पूरे फ्रांस की मुद्रा को एक कर दिए, ताकि वो अपना राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे सके। तब एक बाद एक पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट में नीचे से लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम आपको भी जस्ट बता देते हैं, वो लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा अगर पूछ लेता है एग्जाम में। तब ऐसा बात नहीं कि हम कह रहे हैं कि 5 नंबर मिल जाएगा तो एग्जाम में ना पूछेगा तो कहे हो मास्टरवा तू कहले रहला हा, कहां पूछ लो, ये बात ना कहिया बउआ रे, ठीक है, क्योंकि हम बता देते हैं, कहीं पूछ ले, आप पूछ लेगा तो जय जय है। चलिए इसको मिटा देते, इसको मिटा के बता देते हैं क्या लिखना है, यहां से लिखेंगे, नीचे से हम बता देते हैं। देखिए लिखेंगे क्या, इससे यूरोप में क्या लिखेंगे, निम्न प्रकार से, या लिख देंगे ऐसे, निम्न नहीं लिख सकते हैं, इन्हीं सभी प्रकार से, इन्हीं सभी प्रकार से यूरोप के अन्य राज्य में एक नई आशा जगी ऐसे लिखेंगे, जगी, जिससे तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठने लगा तथा राष्ट्रवाद की भूमिका में, राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में, प्रसार में नेपोलियन तथा राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में नेपोलियन इसी प्रकार से अपना योगदान दिया, इसी प्रकार से अपना योगदान दिया ऐसे ना होगा, दिया। चलिए समझ लेते, थोड़ा सा देख रहे हैं पर्दों खराब होता है। चलिए समझिए, देखिए क्या है, राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में नेपोलियन किस तरह से अपना योगदान दिया, तो हम अभी आपको 5 पॉइंट बता दिए, 5-6 पॉइंट बताए कि यातायात की सुविधा सही कर दी, तो संचार व्यवस्था को सही किया, मुद्रा को एक कर दिया गया, जन्मजात जो अधिकार था उसको हटा दिया गया, कहा नहीं जन्मजात अधिकार नहीं रहेगा, और सबके लिए कानून बराबर कर दिया कि अगर सबके लिए कानून बराबर रहेगा तब ना देश को चला पाएगा। तो चलिए ये कर दिया। उसके बाद क्या किया, यानी
हम लिख सकते हैं। उसके बाद यह पॉइंट है उसमें नहीं लिखेंगे, 2 नंबर में रहेगा ना, उतना भी पॉइंट लिख देंगे तो हो जाएगा। लेकिन 5 नंबर में पूछे तो बस इतना पॉइंट लिख देंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। क्या लिखेंगे? इन्हीं सभी प्रकार से, यानी निम्न, तो यहां तक मान लीजिए हम लिख दिए थे तो यहां से शुरू करेंगे और लिख देंगे इन्हीं, मान लीजिए यह है तो यहां तक लिख लिए, तो उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे और नीचे से लिख देंगे, यानी पैराग्राफ छोड़कर इन्हीं सभी प्रकार से यूरोप के अन्य राज्य में एक नई आशा जगी, जिससे तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठने लगा तथा राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में नेपोलियन इसी प्रकार से भूमिका ने। आप देखिए यहां पर सबसे बड़ा बात समझिए, तानाशाही के विरुद्ध आवाज। जब नेपोलियन अच्छा कार्य करने लगा तो दूसरा देश वाला को, तो दूसरा देश के तो जनता को लगेगा वहां जो तानाशाही सरकार कर रहा है, जो सरकार तानाशाह का शासन चला रहा है, जैसे तानाशाह का शासन फ्रांस में 20 चल रहा था तो उसको भी तो खत्म कर दिया गया ना उनके जनता द्वारा। तो यहाँ पर भी क्या किया गया, जब देखा कि नेपोलियन इतना अच्छा कार्य कर रहा है और हमारे देश में तानाशाही का शासन चल रहा है, सरकार जो कर रहा है वही हमको करना पड़ता है, तो कहा ना ये गड़बड़ है। तो उसके अंदर क्या, एक आशा जगी, एक उम्मीद की आशा जगी, जिसके विरुद्ध उन्होंने क्या किया, अब वो अपने तानाशाही, जो जहां पे जो व्यक्ति रह रहे थे यूरोप के, जिस जगह पे तानाशाही का शासन चल रहा था वहां पे क्या हुआ, एक आवाज उठने लगा। और जब आवाज उठने लगा अपने देश के प्रति कोई प्रेम करने लगे, उसी को तो कहते हैं कि राष्ट्रवाद, यानी उसके अंदर राष्ट्रवादी भावना जगी। और उसी को जब राष्ट्रवादी भावना जगी, इसका मतलब राष्ट्रवाद को वो प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। तो हम यह समझ गए। अब हमको एक बात समझना है, हम बोले थे ना शुरू में कि एक बात समझना कि नेपोलियन युग का अंत कैसे हुआ, क्या समझना है, नेपोलियन युग का अंत कैसे हुआ। तब बारे समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब हम नेपोलियन युग के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इस क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है। नेपोलियन युग का अंत कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, इस क्लास को खत्म कर देंगे। अब बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए इसको डिलीट मारते हैं, डिलीट मारे। चलिए इसको भी उड़ा देते हैं, यह भी अब मेरे काम का नहीं है। चलिए देखिए रे बुआ, समझने योग्य बात यहीं से है। समझिएगा ना तो सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है, और ना समझिएगा तो कुछ ना समझ में आएगा। चलिए बहुत मस्त लग रहा है, बाल थोड़ा खराब हो गया, कोई नहीं। चलिए देखिए हम क्या बोले थे कि नेपोलियन युग का अंत। देखिए नेपोलियन युग का अंत, वाट मतलब क्या भी होता है, कैसे भी होता है, तो समझिएगा कैसे हुआ, ठीक है। क्या समझिएगा, नेपोलियन युग का अंत कैसे हुआ। तो नेपोलियन युग का अंत कैसे हुआ इसको समझते हैं, ठीक है। और नेपोलियन युग का अंत समझ में आ जाएगा तो नेपोलियन हम पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में अगला बात करेंगे, अगला टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसको अभी पार्ट 2 ही है, पार्ट 2 3 भी आएगा, 4 भी हो सकता है आएगा। तो चलिए हम अब लिखेंगे क्या, अब इन्होंने संपूर्ण यूरोप पर अपना राज करने की बात सोचने लगा। बने रहिएगा। जो शुरू में ना समझ में आया ना कि नेपोलियन के बारे में कुछ टॉपिक लिखे थे, तो अब समझ में आ जाएगा। पूरे एक मतलब समरी बता देंगे, पूरी अच्छी तरह से खड़ा होंगे, आप पूरे बता देंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। सिर्फ बने रहिए। अगला लिखेंगे तथा उनका रूस पर आक्रमण करना एक सबसे बड़ी भूल थी। अगला लिखेंगे, समझाएंगे, अभी समझाएंगे। 1813 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया ने
मिलकर नेपोलियन को हराया तथा बंदी बनाकर एल्वा नामक द्वीप में रख दिया। बारे जगनो आगे इतना समझ ला, फिर हम अगला टॉपिक लिखेंगे। देखिए हम लिखा है कि नेपोलियन युग का अंत, तो उसमें हम पहला लिखा है कि अब इन्होंने क्या क्या संपूर्ण यूरोप पर राज करने की बात सोचने लगा। ये पहले बताए हुए थे, क्या बताए हुए थे कि नेपोलियन लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेते, तो उन्होंने उसके दिमाग में चल रहा था कि अभी लगभग हुआ है, अब हम क्या करते हैं कि पूरे यूरोप पर ही अपना कब्जा कर लेते हैं। क्या सोचे उन्होंने कि पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने कब्जा करने की बात सोचने लगा, तथा उनका रूस पर आक्रमण करना सबसे बड़ा भूल था, सबसे बड़ा गलती किया नेपोलियन। यहीं पर क्या किया उन्होंने, रूस देश पे आक्रमण किया। और रूस देश पर आक्रमण किया ना, तब क्या हुआ कि 1813 में ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, रूस और ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया को पराजित किया था, तो इन तीनों ने मिलकर नेपोलियन को बुरी तरह से हराया। और बुरी तरह से हरा कर क्या किया, एल्वा नामक द्वीप में बंदी बनाकर रख दिया। कहां रख दिया, एल्वा नामक द्वीप में। वो प्रश्न पूछतो कि ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन को हराकर कौन से द्वीप में रख दिए, तब बताएंगे एल्वा नामक द्वीप में। क्या बताएंगे, एल्वा नामक द्वीप में। चलिए अब हम है ना इससे आगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट और है, 2-3 पॉइंट है, बस लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, थोड़ा सा समझा देंगे, बोलेंगे ना तो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए मिटाना पड़ता है, एक बार में नहीं संभव है पूरे पॉइंट को लिखना। चलिए अब मिटाते हैं। हाँ तो बुआरे अब समझेंगे क्या। देखिए 1813 ईस्वी में क्या किया, रूस और ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया ने मिलकर क्या किया था, नेपोलियन को हरा दिया था। और नेपोलियन को हराकर कहां रख दिया था, तो एल्वा नामक द्वीप में। कहां रख दिया था, एल्वा नामक द्वीपों से बंदी बनाकर रख दिया। लेकिन ये अगला पॉइंट में यही लिखते, परंतु मौका पाते ही नेपोलियन वहां से भागकर पुनः फ्रांस चले गए। अगला लिखेंगे 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई में, वाटरलू की लड़ाई में, 1815 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई में उनके शत्रुओं ने नेपोलियन को पुनः बंदी बनाकर सेन हेलेना द्वीप में रख दिया। सेन हेलेना द्वीप में रख दिया। अगला लिखेंगे जहां से, हाँ सही लिख रहे थे, जहां से नेपोलियन ना भाग पाया, चाहे ये नहीं लिखो, जहां नेपोलियन की मृत्यु, सीधे इसको खत्म कीजिए, ज्यादा जगह भी नहीं है, उतना बड़ा नहीं। जहां नेपोलियन की मृत्यु 6 वर्ष
बाद हो गई। क्या लिखेंगे? हो गई। अरे अब ध्यान से सुना, अब ध्यान से सुन ले बात तो सब कुछ समझ गए। तो बस 2 मिनट और दे दिया, 2 से 4 मिनट और दा, सब कुछ समझा दे, वो एकदम यादें हो जातो। ठीक हो, और जब याद हो जातो तो सीधे रगड़ देवा, एग्जाम में जब रगड़ देवा। देखिए रगड़ देंगे कैसे, गर्दा तो छोड़ा दिए अब हम उसी समय से। अब आपको रगड़ना है, क्या करना है? रगड़ना है, क्योंकि गर्दा लगा रहता है तो कपड़ा को कस के मलते हैं तब ना उसका पूरा सही से साफ हो पाता है। तो देखिए हम लिखा है क्या, परंतु मौका पाते ही नेपोलियन वहां से भागकर पुनः फ्रांस चले गए। यानी जब रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन मिलकर उसे एल्बा नामक द्वीप में रख दिया था, तो नेपोलियन तो चालाक आदमी है, क्योंकि नेपोलियन के डायरी में लिखा हुआ है कि इम्पॉसिबल नाम की चीज नहीं है। तो इम्पॉसिबल नाम की चीज नहीं थी, तो उन्होंने क्या कि मौका पाते ही वहां से भागकर पुनः कहां चले गए? फ्रांस चले गए। और फ्रांस गए ना, तो फ्रांस गए उसके बाद जब 1815 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई चल रहा था, इस लड़ाई के बारे में हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, वाटरलू की लड़ाई चल रहा था 1815 ईस्वी, तो वहां इनके दुश्मनों ने, शत्रुओं ने, यानी शत्रु मतलब क्या होता है? दुश्मन। इनके दुश्मनों ने क्या किया? नेपोलियन को पुनः बंदी बनाकर और सेन हेलेना द्वीप में रखा। वहां पर एल्बा नामक द्वीप में, यहां पर सेन हेलेना नामक द्वीप में नेपोलियन को रख दिया। और जहां से नेपोलियन भाग नहीं पाया क्योंकि बुढ़ापा भी हो चुके थे, और 6 वर्ष बाद वहां उसका मृत्यु हो गया। तो अगर आपसे मृत्यु डेट पूछे तो आप बताइएगा 21 जनवरी 1821 ईस्वी को। क्या बताइएगा? 1821 ईस्वी को। चलो अब हम एक मरतब नेपोलियन के पूरे अच्छे तरह से बता रहा हूं, आप एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम रिवीजन भी हो जाएगा। और ध्यान से सुनिएगा तो रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन होगा तब ना गर्दा छोड़ाइएगा, और गर्दा छूटेगा तब ना मजा आएगा पढ़ने में। अगला पार्ट चाहिए इसका तो जोर शोर से शेयर करना पड़ेगा। देखिए हम बताए कि 15 अगस्त 1769 ईस्वी को नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप में हुआ। वह प्रारंभ से ही मेहनती थे। वह अपने मेहनत के बल पे 17 वर्ष की उम्र में सैनिक पद पे आसीन हुए। सैनिक पद पे आसीन होने के बाद 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी की शासन समाप्त कर फ्रांस के सत्ता पर कब्जा कर लिए। सत्ता पर कब्जा करने के बाद उन्होंने 1804 ईस्वी में पुनः वो अपने मेहनत के बल पे पूरे फ्रांस पे कब्जा कर लिए, और 1804 ईस्वी के पूर्व ऑस्ट्रिया को पराजित कर इटली के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिए थे। और बड़े भूभाग पर कब्जा करने के बाद सम्राट बनने के बाद उन्होंने लगभग वो पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिए थे। और पूरे यूरोप पे कब्जा किए तो उन्होंने क्या सोचा, अभी एक पॉइंट को गोल मारते, पिछला पॉइंट को बाद में समझेंगे। जब पूरे यूरोप पे उन्होंने सोचा कब्जा कर लिए थे, तो उन्होंने सोचा कि अब संपूर्ण यूरोप पे राज करेंगे, क्योंकि अभी तो लगभग में किया था ना। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब संपूर्ण यूरोप पे राज करेंगे। और जब संपूर्ण यूरोप पर राज करने की बात सोचा तो वो क्या किया, रूस पर आक्रमण कर दिया। और रूस पर आक्रमण करना का सबसे बड़ी भूल था नेपोलियन के भूल, यानी नेपोलियन के भूल मतलब गलती, सबसे बड़ी गलती क्या नेपोलियन रूस पर आक्रमण कर दिया। और जब रूस पर आक्रमण किया तो 1813 ईस्वी में इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड को ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है, तो ब्रिटेन और रूस और ऑस्ट्रिया मिलकर, तीनों ने मिलकर क्या किया कि नेपोलियन को पराजित किया और नेपोलियन को हराया। और उसको हराकर क्या किया, एल्बा नामक द्वीप में बंदी बनाकर रख दिया। लेकिन परंतु नेपोलियन मौका पाते ही वहां से भागकर पुनः फ्रांस चले गए। और जब पुनः फ्रांस गए ना, तो जब 1815 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई हो रही थी, तो सबका दुश्मन होता है, तो उसी तरह नेपोलियन का भी दुश्मन था फ्रांस में भी। लेकिन नेपोलियन तो फ्रांस में अच्छा कार्य किया था, लेकिन वहां भी उनका दुश्मन था। तो उनका दुश्मन ने क्या किया, उन्हें पुनः बंदी बनाकर सेन हेलेना नामक द्वीप में, कहा सेन हेलेना नामक द्वीप में रख दिया, जहां से नेपोलियन भाग नहीं पाया। और 6 वर्ष बाद नेपोलियन की मृत्यु हो गई। बुआरे बीच में एगो पॉइंट गोल कर दिलियो, न बतलियो, कथी न बतलियो कि नेपोलियन ने राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में किस तरह से योगदान निभाया। तो इसको अब हम बता रहे हैं, अब बताएंगे ना तो पूरी तरह से नेपोलियन ने राष्ट्रवाद की भूमिका में किस तरह से अपना योगदान दिया, पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए नेपोलियन ने राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में निम्नलिखित तरह से योगदान दिया। क्या लिखेंगे, नेपोलियन ने राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में निम्नलिखित तरह से योगदान दिए। योगदान में लिखेंगे यातायात की सुविधा आसान की, संचार व्यवस्था को सुधार किए, जन्मजात जो अधिकार थे उनको खत्म कर दिया, मुद्रा एक कर दी गई और जो वहां पर समानती व्यवस्था चल रहे थे उनको खत्म कर दिया गया। और इन्हीं प्रकार से नेपोलियन ने राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिए, जिससे क्या हुआ, यूरोप के पूरे राज्य में, पूरे कस्बे में एक
राष्ट्रवाद के प्रति अपना भावना जगा, यानी आशा जगा। और आशा जगा तो क्या हुआ, 70 जहां जहां तानाशाही शासन चल रहे थे वहां वहां क्या हुआ, तानाशाही शासन के विरुद्ध आवाज उठने लगा। और आवाज उठा तो आवाज उठने लगा तो सबके अंदर राष्ट्रवाद पनपा। और राष्ट्रवाद तो पनपना तो तब ना कह सकते कि नेपोलियन ने राष्ट्रवाद की भूमिका में इस तरह से अपना योगदान दिया। सब कुछ आपको समझ में आ गया। अगला पार्ट में भी हम अच्छी तरह से और अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हो सकता है हमारा मेटरनिक हो या रूढ़िवाद, ये जो 2-3 टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक, उन टॉपिक पे भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो जोरों शोर से शेयर कीजिए, पूरी हर जगह फैला दीजिए वीडियो को, ताकि लगे हाँ कि कोई आए और पढ़ाए, आपको ज्ञान दिए। अगर ज्ञान नहीं मिला तो आप डिसलाइक कीजिए और जाइए, हम यही कहेंगे। और ज्ञान मिला तो जोर शोर से शेयर कीजिए, क्योंकि ना शेयर करने में आपका 1 रुपया जाता है। अगर आप शेयर कर देते हैं तो कुछ हम भी मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो आपके लिए एवरीडे वीडियो लाएंगे, और एवरीडे वीडियो लाएंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाइएगा। तो हुआ ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।